गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE 1 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके लिए बनाया गया है। इसमें जो वो प्रश्न जो 2 नंबर के या 5 नंबर के आने की उम्मीद रहती है ना, जिनकी वो वाले एक्चुअली ये बड़े भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो छोटे 2 या 5 नंबर के प्रश्न पूछते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर यही होते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है, ये इस तरह से भी आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये 5 नंबर का भी होता है, 10 का भी होता है और 2 का भी होता है, 2 या 3 का। ज्यादातर ये 2, 3 या फिर 5 नंबर के ही आते हैं ये वाले प्रश्न। तो पहला है निर्णायक अवधियां, दूसरा अहम केंद्रिकता, तीसरा स्वसंकल्पना, नेक्स्ट जीवत्वारोपण, लगाव का महत्व, कूजन, क्रमबद्धता, विकास के मानदंड, बच्चों के लिए कहानियों का क्या महत्व है, स्वायत्तता, संरक्षण और नवजात की योग्यताएं बतानी है। तो इनके ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो ये बड़ा हो सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आएगा तो छोटा आ सकता है और 2 या 5 नंबर का भी आ सकता है। तो इसके आंसर हम देखते हैं। पहला है निर्णायक अवधियां। निर्णायक अवधियां क्या होती हैं? तो बेसिकली अगर 2 नंबर का आएगा तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो बच्चे के जीवन में ना ऐसी अवधियां जिसमें बच्चे के ज्ञान विकास इनमें वृद्धि होती है, उसके लिए निर्णायक समय जो होता है ना, अवधि होती है, वो निर्णायक अवधि होती है। और इस अवधि में अगर बच्चे को अनुकूल वातावरण मिले तो बच्चे का अच्छे से अनुकूल विकास होगा सही से। लेकिन अगर प्रतिकूल या फिर नकारात्मक बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़े तो बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये ऐसे आएगा। और थोड़ा बड़ा करना है तो आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में ये अवधियां होती है ना, ये बच्चे के विकास के लिए जरूरी होती हैं। इन अवधियों में बच्चे के विकास की गति तेज गति से हो रही होती है, और ये अवधियां बच्चे के जो जैविक विकास में निर्णायक अवधि जो निर्णायक अवधियां होती है, निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन्हें निर्णायक अवधियां कहा जाता है। जैसे अब देखिए निर्णायक अवधियां ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस टाइम पे होती हैं। पहली हम देखते हैं निर्णायक अवधि जब बालिका या बच्चा कोई ना बोलना शुरू करता है, तो बच्चा अपने होठ जीभ व स्वर तंत्र पर नियंत्रण उसका बनने लग जाता है, उसके बाद वह बोलना सीखता है। जैसे और साथ में उसे सुनने के अवसर यानी कि उसकी जो स्वर्ण संवेदना है ना, वो भी विकसित होनी चाहिए। तो इससे क्या बच्चे को सुनने के अवसर मिलेंगे तो बच्चा बोलना भी सीखेगा, अच्छे से बोलने की उसे उम्मीद मतलब प्रेरण मिलेगा। तो ये जो अवसर है ना बच्चे को देने, ये जरूरी होते हैं, क्योंकि ये जो अवधि होती है जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो ये उसके बोलने के लिए सुनने के लिए निर्णायक अवधि होती है। इसलिए बच्चे को ये अवसर देने चाहिए इसके भाषा सुनने के। नहीं तो उसे उसके ना बच्चे को भाषा सुनाई नहीं देगी तो बच्चा बोलने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। इसलिए अवधि बालिका के बोलने के लिए निर्णायक अवधि है। जो कि बच्चे के ना पहले साल जब बच्चे का प्रथम वर्ष होता है ना, उसमें ये समय आता है निर्णायक अवधि। दूसरा निर्णायक अवधि हम मान सकते हैं कि जो गर्भ से पूर्व जो होती है ना, प्रसव से पहले गर्भ में जो अवधि होती है, कुछ निर्णायक अवधि उस टाइम होते हैं कि जो प्रथम 3 माह होते हैं ना, वो वाले बच्चे के विकास बच्चे का शुरू हो जाता है प्रथम 3 माह में ना। तो उसमें अगर माँ है तो माँ के ऊपर अगर माँ को कोई बीमारी है, जर्मन खसरा जैसे, तो उसका इफेक्ट ना गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है, और बच्चे में बहरापन, अंधता, हार्ट के ऊपर कोई भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, अंधता, ये शारीरिक कोई भी रहता है ना, अपंगता कुछ भी आ सकती है, ये इस वजह से हो सकता है। तो इसलिए ये जो टाइम होता है ना प्रथम 3 माह, इस 3 माह में ना माँ को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस टाइम ये जो बीमारी वगैरह होती है ना, बच्चे पे ज्यादा नुकसान डालती है। और नुकसान ये बाद में भी करती है, लेकिन जो बाद के महीने होते हैं ना उसमें ये इस टाइम के मुकाबले बाद में वो थोड़ा कम प्रभाव डालती है। इसलिए ये जो पहले 3 महीने हैं ना, ये निर्णायक अवधि होती है बच्चे के विकास के लिए, भ्रूण के निर्माण के लिए। तीसरी अवधि हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है, बच्चे के जो प्रथम 6 माह होते हैं, वो बच्चे के आगे का जीवन है ना, आगे के जो महीने या साल है, उनमें जो विकास होगा बच्चे का, बढ़ेगा बच्चा, उसके लिए पहले के 6 माह निर्णायक होते हैं। और इस समय क्या बच्चे के जो सामाजिक संबंध बनाता है ना, उसके लिए भी ये टाइम ही निर्णायक होता है। जैसे कि बच्चा लगाव स्थापित करता है, स्नेह परिपोषण मिलता है बच्चे को, तो उससे बच्चा क्या है, माँ के साथ
भावात्मक संबंध बनाता है और इसी के परिणाम स्वरूप बच्चा और लोगों के साथ भी स्नेहपूर्ण संबंध बना पाता है। लेकिन अगर माँ के साथ ही बच्चे को अगर जैसे प्रॉब्लम हो कोई, माँ के साथ बच्चा लगाव नहीं बना पा रहा हो, तो वो और लोगों से डरता है, उनके साथ भी वो क्या है दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने से डरेगा बच्चा। इसलिए ये जो 6 महीने होते हैं ना, वो बच्चे के सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए निर्णायक अवधि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो निर्णायक अवधि होती है वो बच्चों को उसमें अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वैसे जरूरी नहीं कि हर बार ये नुकसान हो, कभी कभी क्या है कि ये नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जानी चाहिए ये जो अवधियां होती है इसमें बच्चे को ना कोई नकारात्मक अवसर ना मिले बच्चे को। तो ये निर्णायक अवधि होगी। अभी दूसरा दूसरा अहम केंद्रिकता। अभी अहम केंद्रिकता का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो योग्यताएं छिपी हुई हैं, हमारी जो योग्यताएं हैं है ना, वो दूसरे के नजरिए से देख पाना, उसे अहम केंद्रिकता कहते हैं। जैसे बच्चे होते हैं उसमें ये योग्यता पाई जाती है। जैसे बच्चों को इसके ऊपर ना पीएजे जो बच्चों के एक शिक्षाविद थे ना, इन्होंने बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था। तो उन्होंने माना था कि जो बच्चे होते हैं है ना, वो क्या दूसरे के नजरिए को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब अध्ययन किया तो पाया कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने नजरिए से सोचते, वो दूसरे के नजरियों को नहीं सोच पाते हैं। उन्होंने पाया कि जैसे बच्चे बच्चे जो होते हैं वो खुद के जो विचार होते हैं ना, दूसरों के विचार भी उसी तरह से समझते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे जो दूसरे लोग हैं ना वो हमारी तरह ही सोच रहे हैं, हमें जो दिख रहा है वो ही देख रहे होते हैं। हम अगर खुश हैं तो दूसरा दुखी कैसे हो सकता है, दूसरा अगर हम परेशान हैं तो दूसरे खुश नहीं होने चाहिए, वो भी परेशान ही होंगे। जैसे अगर उन्हें आंखें बंद कर ले तो उन्हें दिखाई नहीं देगा, तो उन्हें ये फील करते हैं बच्चे कि जो सामने वाला है ना उसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहेगा कि देखो मैंने आंखें बंद कर, अंधेरा हो गया, अच्छा देखो अंधेरा हो गया, अब आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे मतलब रहता है कि उनको ये लगता है कि जो हम नहीं कर सकते वो दूसरा भी नहीं कर सकता है। तो ये अहम केंद्रिकता होती है बच्चों की। इसी जो विचार शक्ति है इसको पिएजे ने अहम केंद्रिकता का नाम दिया था। अपने इसी गुण के कारण बच्चे यह नहीं समझ पाते कि दूसरा व्यक्ति उस स्थिति को दूसरे तरीके से भी देख सकता है। इसके लिए पिएजे ने एक प्रयोग भी किया था। उन्होंने क्या किया, 4 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनको एक कमरे में बिठाया, कमरे में चेयर लगा दी और उन बच्चों को ना चारों तरफ देखने के लिए कहा और फिर कुर्सी पे बिठा दिया। और बच्चों को उनसे ना बच्चों के पीछे की साइड एक गुड़िया गुड़िया रख दी। अब बच्चों से पूछा कि आपके सामने क्या है, तो बच्चे ने बताया कि है ना पेड़ है, खिड़की से जैसे दिख रहा है ना, खिड़की है, खिड़की से बाहर मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे ये है, मतलब जो भी फूल का पेड़ है सामने ये है, वो बच्चे ने बता दिया। फिर हमने पूछा कि अच्छा पीछे आपके साइड जो है ना गुड़िया बैठी हुई है, अभी बताओ गुड़िया को क्या दिख रहा है। तो वो ये नहीं सोचेंगे गुड़िया की साइड दीवार भी हो सकती है, वो कहेंगे गुड़िया को भी यही दिख रहा है, गुड़िया को भी खिड़की दिखेगी, पेड़ दिखेगी। तो ये उन्होंने अध्ययन किया था। तो इसमें उन्होंने पाया कि बच्चे क्या ऐसा सोचते हैं, जो हम देख पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, वही दूसरा कर पाता है। लेकिन क्या है, आजकल के जो शिक्षाविद है ना, आधुनिक शिक्षाविदों ने इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा प्रयोग किया और उन्होंने ये पाया कि जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े से बड़े, तो वे इसके अंदर ना जो अहम केंद्रिकता होती है ना, वो उनमें नहीं पाई जाती, ज्यादा छोटे बच्चों में पाई जाती। क्यों, वो जैसे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तो दूसरे के नजरिए को समझना शुरू कर देते हैं। तो ये अहम केंद्रिकता हो गई बच्चों की। नेक्स्ट हमारा स्वसंकल्पना। क्या स्वसंकल्पना का मतलब अपने बारे में कुछ मतलब अपने बारे में संकल्पना बना लेना, या फिर अपने बारे में कोई भी चीज का ऐसे करते हैं ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह की जो सोच होती है ना बच्चों में, वह स्वसंकल्पना होती है। बच्चे जो होते हैं अपने बारे में, अपने विशेषताओं के बारे में कल्पना करते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, आप उनमें बच्चे की जो योग्यताएं होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है, वैसे ही अपनी क्षमताओं को महसूस करने लग जाते हैं और अपने बारे में स्वसंकल्पना बना लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं खुद से सड़क पार कर सकता हूँ, मैं खुद से खाना खा सकता हूँ, ये ड्रेस मैं खुद से पहन लूंगा। कई बार क्या रहता है, माता पिता जो होते हैं ना, वो बच्चों से कहते हैं कि नहीं तुम काम ढंग से नहीं कर सकते हो, तुम तो, अरे फिर कई कई बार कोई कहता है कि अच्छा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अरे तुम तो इतने इंटेलिजेंट, तुम तो ये काम खुद से कर सकते हो, क्या यार तुम सड़क भी पार नहीं कर सकते हो खुद से, है ना, या तुमने तो फ्रॉक उल्टी पहन ली। तो इन सब से क्या लगता है कि ये जो माता पिता कहते हैं ना, तो बच्चे उन चीजों को भी अपने बारे में संकल्पनाएं बना लेते हैं उन चीजों से। इसलिए माता पिता क्या करना चाहिए कि सकारात्मक चीजें बोलनी चाहिए बच्चों को, ऐसे नहीं कहना चाहिए क्या तुमने फिर से खाना गिरा दिया, अगर गिर गया तो ऐसे को कोई बात नहीं बेटा, गिर गया कोई नहीं, आप खा सकते हो, फिर से ट्राई करो। इस तरह से माता पिता को बच्चों की स्वसंकल्पना को विकसित करना चाहिए।
क्योंकि बच्चे को सकारात्मक विश्लेषण देंगे तो बच्चे की जो स्वसंकल्पना है वो सकारात्मक होगी, और नहीं तो बच्चे की स्वसंकल्पना नकारात्मक हो जाएगी। तो माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को सकारात्मक परिवेश देना चाहिए। तो ये होगी स्वसंकल्पना। नेक्स्ट हमारा जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण का मतलब है कि बच्चों को ये लगता है कि जो आसपास या हमारे सामने जो भी चीज है, जो भी मतलब वो सजीव हो या निर्जीव हो, सब में जान होती है। ये जीवत्वारोपण होता है। बच्चों की जो सोच होती है ना, वो जीवत्वारोपण के बारे में सोचते हैं बच्चे। बच्चे होते हैं, उनका मन कोमल और चंचल होता है। उनके अनुसार ना जो भी संसार में चीज है उन सब में जान या प्राण होते हैं। वे उन्हें लगता है कि जो चीजें होती है वो भी सोच सकती है, उन्हें भी भावनाएं मतलब थॉटफुल होती हैं चीजें भी। इसलिए उन्हें लगता है कि गिर जाएंगी चीजें तो इन्हें चोट लगेगी। सूरज रात को ना थक जाता है, इसलिए शाम को वो सनसेट हो जाता है। चांद जब रात को उगता है तो ठंड लगती है, जब जैसे जैसे उसे ठंड लगती है तो बादल के कम्बल में घुस जाता है। इसलिए उनको सारी चीजें सजीव लगती हैं। उन्हें लगता है कि जो गाड़ियां जा रही है किसी पुल के ऊपर से, तो वो सोचते हैं, या फिर कभी जैसे सुना भी होगा, बोलते हैं कितनी गाड़ियां जा रही, बेचारे पुल की तो कमर टूट गई होगी, बेचारा थक जाता होगा रात तक। तो कितनी भारी 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 गाड़ियां जाती है इसके ऊपर। अपनी गुड़िया को लेंगे, गुड़िया कहेंगे मम्मा आज गुड़िया ने कुछ नहीं खाया, सुबह से भूख है ना। इस तरह से बच्चे सोचते हैं चीजों के बारे में। जैसे कि एक बार क्या इसमें एग्जांपल दिया गया है कि एक टीचर ना देखती है कि बच्ची ना कुर्सी के ऊपर जब भी बैठती है तो बड़े आराम से बैठती है, सलीके से, धीरे धीरे। और वो रोज, तो मैडम ना कई दिन मैडम ने देखा, फिर मैम ने उनसे पूछा कि बेटा आप ऐसे क्यों करते हो, इतनी धीरे 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 ऐसे क्यों बैठते हो। तो उसने कहा कि मैम मैं धीरे इसलिए बैठती हूँ, मैं जोर से बैठूंगी तो कुर्सी को चोट लग जाएगी, कुर्सी को रोएगी कुर्सी को, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बैठती हूँ ताकि ना कुर्सी को चोट ना लगे। तो इससे मतलब पता चलता है कि बच्चों में जीवत्वारोपण की जो होते हैं ना भाव होता है। बच्चे दूसरी चीजों को सजीव समझते हैं। बच्चों की इसी विचार शक्ति को पियाजे ने भी जीवत्वारोपण का नाम दिया था। लेकिन वयस्क जो लोग होते हैं ना, उनको ये लगता है कि ये बच्चों के तर्क सही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे थोड़े छोटे होते हैं तो थोड़ी उनकी ना सोच अलग होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो जैसे थोड़े 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 बड़े होते हैं तो उनमें ये जो जीवत्वारोपण की विशेषता है ना कम होती जाती है। ये ज्यादातर शालापुर जो बच्चे होते हैं ना उनमें पाई जाती है जीवत्वारोपण की जो भावना होती है। नेक्स्ट है लगाव का क्या महत्व है। लगाव का महत्व पे टिप्पणी लिखिए। लगाव जो होता है वो होता है दो मनुष्य होते हैं ना उनका भावात्मक संबंध, उसे लगाव कहते हैं। ये संबंध माँ और पालनकर्ता से संबंधित है। यहाँ पे क्या हम जो इसमें पढ़ा है हमने, उसमें माता और बच्चे के बीच में हमने पढ़ा है। जैसे कि दैनिक क्रियाओं द्वारा माँ और शिशु के बीच जो एक स्नेहमयी संबंध बनता है उसे हम लगाव कहते हैं, वह लगाव कहलाता है। जैसे जब माँ शिशु को ना गोदी में उठाती है, दूध पिलाती है, उससे बात करती है, एक टक देखती है, मुस्कुराती है, तो उस शिशु के साथ ना उसका लगाव शुरू हो जाता है, बातें संचार शुरू हो जाता है। और ये जन्म के बाद अपने आप ही लगाव बनने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को ना माँ के पास रहने देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगा कि जो माता होती है ना वो बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता पाएगी, और परिपोषण गतिविधि जैसे खिलाना पिलाना नहलाना सुलाना, इन सब से माता और बच्चे के बीच लगाव सुदृढ़ होने लगता है। शिशु की देखभाल ज्यादातर ना माँ करती है, इसलिए सबसे पहले उसका लगाव माता के साथ होता है। अगर जैसे माता बच्चे के साथ प्यार से रहेगी, हंसी हंसी खुशी हंसी बच्चे को लोरी सुनाएगी, गोदी में रखेगी, अंतःक्रिया करेगी, तो बच्चा अच्छे से सकारात्मक लगाव स्थापित करेगा। लेकिन माँ अगर दूध पिलाए बच्चे को, टेंशन में रहे, तो बच्चा भी चिड़चिड़ा और रहने लगता है। उसे लगता है कि मतलब बच्चा फील करने लग जाता है कि जब मैं गोद में आता हूँ तो माँ का नेचर ना ऐसे हो जाता है, तो बच्चा डरा डरा सहमा चिड़चिड़ा ऐसा हो जाता है। इसलिए जो माँ होती है बच्चे के साथ हमेशा खुश रह के अंतः क्रिया करे माँ। बाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को ना उनके ऊपर एक परीक्षण किया गया तो उसमें पता चला कि बच्चों की सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो भावात्मक लगाव होता है ना वो किसी के साथ नहीं बन पाता है वहां पे, क्योंकि वो इतनी अंतःक्रिया नहीं हो पाती है बच्चों के साथ। क्योंकि क्या है, बच्चे ज्यादा होते हैं केंद्रों में, जो संस्थान होते हैं उनमें, और जो पालनकर्ता होते हैं वो एक या दो होते हैं, तो वो इतना लगाव स्थापित, भावात्मक लगाव, सॉरी, लगाव तो स्थापित, भावात्मक लगाव स्थापित नहीं कर पाते हैं। वैसे कई जो बच्चे होते हैं भावात्मक संबंध जितना बच्चे के साथ भावात्मक संबंध बनेगा ना उतने बच्चे खुश रहते हैं, रोते भी कम है और अन्वेषण खूब करते हैं अपने परिवेश का। डर के मारे माँ से चिपके नहीं रहते, जो लगाव माँ के साथ स्थापित कर लेते हैं। माँ के बाद क्या, बच्चे पिता से भी लगाव स्थापित करते हैं, क्योंकि जो पिता होता है वो माँ के समान ही शिशु की देखभाल करते हैं। उनके माँ के जैसे स्नेहमयी संवेदात्मक अनुक्रिया दिखाने वाले होते हैं। इसलिए जन्म से अगर पिता शिशु के साथ देखभाल करेंगे ना तो बच्चा माँ के समान ही पिता के साथ भी लगाव स्थापित कर लेता है।
ज्यादा संबंध बनाना। भी ये लगाव में ज्यादा संबंध बनाने का मतलब हो गया कि जैसे माँ के साथ और पिता के साथ बच्चा लगाव स्थापित करेगा ना, तो धीरे धीरे उसके बाद क्या, बच्चा दादा दादी अगर घर में है, चाचा चाची घर में है ना, और भी बड़ा भाई बहन है या कोई और है घर में, तो उनके साथ भी बच्चा धीरे धीरे अंतःक्रिया स्थापित करेगा और लगाव स्थापित कर लेता है। तो ये लगाव हो गया। नेक्स्ट हमारा कूजन क्या है? कूजन, जो बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो वाग ध्वनियां, जो स्वर की ध्वनियां निकालता है, उसको कूजन कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया विशेषता, ऊ ऐसे करके बच्चा बैठ के कर रहा होता है ना, कि गिगलाता रहता है, ऊ करता रहता है बच्चा, वो ध्वनि होती है, वो होती है कूजन। ये क्रिया जो बच्चा होता है ना, लगभग चौथे से 5वें माह तक करता है बच्चा। जन्म के 1 माह का जब बच्चा हो जाता है, तब से लेके 4-5 महीने का होता है, तब तक कूजन करता है। और ये कूजन बच्चा जब करता है, जब बच्चा ना पेट भरा हो, संतुष्ट हो, भूख भूख नहीं लगी हो, बच्चे को आराम से खेल रहा हो ना, तब बच्चा कूजन करता है। जब बच्चे के साथ साथ कोई जैसे और अन्य लोग जो पालन करता भी कूजन की ध्वनियां उसके साथ ना, उसका दोहराते हैं ध्वनियों को, उसके साथ बात करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो बच्चा और खुश होकर कूजन करता है। और वार्तालाप धीरे धीरे दोनों के अंदर बढ़ता है। इससे बच्चे में ना भावात्मक संबंध बढ़ता है, और बच्चे का जो भाषाई विकास है ना, वो प्रारंभ हो जाता है इससे, कूजन से। नेक्स्ट हमारा क्रमबद्धता क्या है? अभी क्रमबद्धता का मतलब है कि चीजों को ना, किसी भी चीज को घटते से बढ़ते या व्यवस्थित व्यवस्थित करके बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखना, कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये होती है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का आशय वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करके रखना, या बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखना। जैसे क्या, बच्चों को क्रमबद्धता का कौशल सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 छोटी छोटी लकड़ियां ली, उनके टुकड़ों को छोटे से, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इस तरह के साइज की है पांचों, उनको छोटी से बड़ी के क्रम में रखने को कहेंगे। चीजों को श्रेणीबद्ध करते समय बच्चों को हमें समझाना है, बताना भी होगा ना कि इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि बच्चे को खुद से तो अभी कुछ पता नहीं है। पहले हम उसे क्रम में रखना बताएंगे, फिर उसके बाद बच्चे से करवाएंगे। बच्चा तभी चीजों को क्रमबद्ध कर सकता है जब उसे आकार के अनुसार चीजों को क्रमबद्ध करना आ जाता है। इसके ऊपर भी पियाजे ने ना शोध किया था, तो उसमें बच्चों को लिए, उन बच्चों के लिए एक प्रयोग किया, और उन्हें अलग अलग साइज की 10 डंडियां दी, और उनसे कहा कि छोटे से बड़े सही क्रम में रखो। अब क्या, दो या 3 डंडियां तो बच्चों ने रख दी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगा पाए, फिर बच्चों ने उल्टी सीधी लगानी शुरू कर दी। लेकिन क्या, फिर आजकल जो आधुनिक शिक्षाविद है, उन्होंने जब ये प्रयोग किया ना, तो उन्होंने क्या किया, 4 या 5 डंडियां दे के कर, उन्होंने कहा कि 4 या 5 डंडियां दे के करवाएंगे ना प्रयोग, तो बच्चे आराम से कर लेंगे। क्योंकि ज्यादा चीजें बच्चे के ना कंफ्यूज कर देती है बच्चों को। उनके अनुसार, जो पीएचडी के अनुसार तो बच्चों में क्रमबद्धता पाई नहीं जाती है, जो शालापूर्व बच्चे होते हैं बाद में पाई जाती है। लेकिन जो अभी के हाल ही में शोध हुए ना, उनमें थोड़े छोटे मोटे सरल उपाय सुधार कर दिए गए, और बच्चों को 4 डंडियां दी गई और उनसे कहा गया क्रम में लगाओ, तो बच्चों ने लगा दी है। तो उससे कहा गया कि बच्चे चीजों को क्रमबद्धता बच्चों के अंदर होती है, वो क्रम में रख सकते हैं, बस उनकी ना संख्या कम होनी चाहिए चीजों की। इस तरह से कह सकते हैं कि शालापूर्व बच्चों में क्रमबद्धता विद्यमान रहती है, जो कि संख्या की संकल्पना सीखने में बच्चों को सहायता करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विकास के मानदंड बताइए। अब विकास के मानदंड का आशय मतलब है कि जो बच्चा होता है ना, उसमें जो औसत आयु वर्ग में कुछ विशेषताओं को प्राप्त करने के संकेत, यानी कि विकास के मानदंड है कि ये बालिका ना, इसका जो विकास हो रहा है, विकास और गति हो रही है, वो सामान्य गति से हो रही है नहीं हो रही है, इसका निर्धारण करते हैं ना, वो विकास के मानदंड होते हैं। जैसे कि अभी बच्चे को चलना शुरू करेगा, तो उसकी उम्र होती है ना, लगभग 1 साल होती है, परंतु व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण एक बच्चा 9 महीने में चलने लग जाता है, दूसरा 11 महीने में चलता है, तीसरा 12 महीने में भी चलता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। लेकिन विकास के मानदंड के अनुसार ना 15 महीने तक बच्चा चलना सीख सकता है। उसके बाद अगर बच्चा चलना सीखे ना, तो हम मानेंगे कि विकास के मानदंड के अनुसार उसकी गति सही नहीं है, और उसको, बच्चे को हेल्प की जरूरत है। बच्चे को उस विकास हो रहा है, उसमें देरी हो रही है, उसे समाधान तुरंत उस प्रॉब्लम का ढूंढना चाहिए, इसलिए माता पिता को तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। विकास का मानदंड हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों के लिए ना कहानियों का महत्व बताइए। अभी इसमें हम लिखेंगे कि जो कहानियां है ना, सभी बच्चों को पसंद होती हैं। बच्चे ना कहानियों से उत्सुकता, साहस, कल्पना शक्ति, आत्मविश्वास, ये सब बढ़ते हैं बच्चों में। बच्चे कहानी से फैंटेसी करते हैं, और फिर उस फैंटेसी में ना प्रॉब्लम बनाते हैं, और फिर उन प्रॉब्लमों से निपट सकते हैं। बच्चों को परी कथाएं ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि परी कथाओं से बच्चे ना समस्याओं को मूर्त रूप देती है परी कथाएं, और फिर उन्हें बच्चे सुलझाने के लिए स्थायी जो तरीके होते हैं ना सुझाव, वो बच्चों को सुझाती है परी कथाएं। परी कथाएं प्रतीकात्मक रूप में समस्याओं को सुलझाना सिखा देती है बच्चों को। इन कथाओं में क्या होता है कि नायक होता है, वो आत्मनिर्भर होने के लिए घर से निकल जाता है, रास्ते में जानवर और बुरी शक्ति मिलती है, फिर जो नायक या राजकुमार होता है उनसे निपटता है, अंत में उसकी जीत होती है। बच्चे परिकथा को अपने आप से जोड़ के देखते हैं, यानी कि उन्हें खुद लगता है कि जैसे जो नायक है ना, वो हम खुद हैं,
कहानी द्वारा बच्चे नैतिक मूल्य सीखते हैं और सामाजिक मूल्य भी सीखते हैं और अपनी भावनाएं जो होते हैं ना उनको भी व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वायत्तता। स्वायत्तता के ऊपर टिप्पणी लिखनी है हमें। स्वायत्तता क्या है? स्वायत्तता का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि बच्चे को ना अपना काम खुद से करने की इच्छा होती है, मतलब अपना काम खुद से करना चाहते हैं बच्चे, स्वतंत्र होना चाहते हैं, वो होते हैं स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्र इच्छा। ये जो स्वायत्तता होती है बच्चा जब 13 से 36 महीने का होता है ना उस बीच में पाई जाती है बच्चों में। इसी वजह से बच्चे अपने काम ना अपने मर्जी से करना चाहते हैं और इसके लिए बच्चे जागरूक भी हो जाते हैं, जो खुद से बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इसी विश्वास के कारण वे अपनी योग्यताओं को आजमाना चाहते हैं। जैसे कि बच्चा जब खाना खाएंगे तो खुद से चम्मच पकड़ेंगे, खुद से खाना खाने की जिद करते हैं, कुर्सी पे मैं खुद चढ़ूंगा, चढ़ के कूदते हैं बच्चे, अपने कपड़े खुद से पहनने की जिद करते हैं। खाना बच्चे गिरा रहे हो ना, कपड़े ढंग से नहीं पहन पा रहे हो, लेकिन खुद से करने के लिए जिद करते हैं। इससे बच्चों का आत्मविश्वास के बारे में हमें पता चलता है, इससे उनमें अन्वेषण के उन बच्चों को अवसर मिलते हैं, उनका आत्मविश्वास होता है ना, वो भावना, आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है बच्चों में। जो बच्चे होते हैं ना उनके अनुसार बच्चे घटनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और इसी से बच्चे की जो स्वायत्ता की भावना होती है ना वो बच्चों में पनपती है। बच्चों में जैसे बच्चे जो होता है उसका प्रथम वर्ष होता है, उसमें पालनकर्ता पे विश्वास का भाव का विकास होता है और जैसे जैसे विकास का बच्चों में ना जो विश्वास की भावना का उदय होता है तो बच्चे आसपास के वातावरण का अन्वेषण करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और 13 से 36 माह के बालकों में स्वायत्तता का विकास होता है। यह उनके विकास के लिए जरूरी है क्योंकि इसमें बच्चे का विकास ना बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि स्वायत्तता ना मिले तो बच्चे अपनी योग्यताओं पे बच्चों को ना विश्वास नहीं रहता और बच्चों को ऐसे फील होता है कि हाँ हम ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को ना इस टाइम सकारात्मक स्वायत्ता मिलनी चाहिए, बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। जैसे बच्चे खाना खाएं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि देखो तुमने तो खाना गिरा दिया, पूरा मुंह गंदा कर लिया, चम्मच से खाना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें ऐसे कहना चाहिए कि है ना कोई बात नहीं, एक थोड़ा खाना गिर गया, कोई नहीं, मुंह साफ करो, दोबारा से खाओ। इस तरह से बच्चे को ना सकारात्मक सोच बच्चे के दिमाग में डालनी चाहिए हमें। या बच्चा जैसे खेल रहा हो तो हमें ऐसे नहीं कि फिर से खेलने लग गए, फिर से तुमने फ्रॉक उल्टी पहन ली। इस तरह से बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए हमें ना बच्चों को इस तरह से नहीं टोकना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संरक्षण की भावना। संरक्षण का आशय यह समझना कि किसी वस्तु की मात्रा वही रहती है, चाहे उस वस्तु का ना आकार बदल दिया जाए या उस चीज को या वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, अब ये उतना ही रहेगा चाहे जब तक कि उसमें या तो कोई मात्रा उसकी घटाई ना जाए या बढ़ाई ना जाए। यह संरक्षण की भावना बच्चों में उम्र के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होती है। इसके ऊपर ना पीएजे ने अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया, मिट्टी के एक ढेले, यानी कि जो मिट्टी की डली होती है ना, गीली क्ले, वो बच्चों को दी और बच्चों को उसको ना चपटा करके दे दिया और सबको कहा कि ऐसा ही तुम लोग भी बनाओ। अब बच्चे ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो हम बना देंगे। तो पीएजे ने कहा कि हाँ बनाना, लेकिन जो मैंने बनाया ना उसके बराबर ही बनाना। अब क्या, बच्चों ने दूसरा मिट्टी का ठेले लिए, बनाया, मिट्टी गीली मिट्टी में से लिया, मिट्टी का ठेला बनाया और उसी तरह चिपटा करके, किसी ने ज्यादा मिट्टी ले ली, किसी ने कम, किसी ने बहुत ज्यादा ले ली, लेकिन उसको ऐसे बच्चों ने फैलाया, फैला के कहा देखो आपके जैसा सेम टू सेम, बिल्कुल उतना है, हाँ उतना है, हाँ बच्चों ने कहा बिल्कुल उतना है। तो अब जब पीएजे ने क्या किया, फिर पीएजे ने उनको एक गोल ठेला दिखाया और एक जो समतल करके फिर कहा कि अच्छा अब ये बताओ इसमें क्या है, किसमें ज्यादा है। तो बच्चों ने कहा जो ठेले को जिसने समतल कर दिया ना, जिसको हमने पिचका दिया, हाथ से दबा दिया, तो चौड़ा हो गया, तो वो ज्यादा है, और जो राउंड वाला ठेला है, जो डली है, उसमें कम है। तो इससे क्या बच्चों को ये लग रहा है कि जो समतल ठेला है ना उसमें ज्यादा मिट्टी है, क्योंकि वो फैल गया है। पीएजे ने के अनुसार शालापुर बच्चों में, इसलिए जो पीएजे को लगा कि इन शालापुर जो बच्चे होते हैं ना, इनमें संरक्षण की भावना नहीं होती है, उनके अंदर जो ये संरक्षण की भावना होती है ना वो इस टाइम संक्रमण की अवस्था में होती है। यानी कि कोई कोई बच्चा तो ये बता देता है, संरक्षण कर लेता है, और कोई बच्चा नहीं कर सकता। उनके ना विचार बदलते रहते, कभी उन्हें लगता है ये ज्यादा है, कभी उन्हें लगता है ये ज्यादा है। और ये संरक्षण की भावना जो होती है ना 8 से 10 साल के बाद बच्चों में पाई जाती है, और ये बता सकते हैं कि मिट्टी की मात्रा किस में समान है, किस में ज्यादा है, किस में कम है।
लेकिन हाल ही में जो शोध हुए हैं ना पीएजे के शोध के बाद, उनमें पाया गया कि जो बच्चे होते हैं ना वस्तु का संरक्षण तो कर लेते हैं, शालापूर्व बच्चे भी, लेकिन उनको ना जो बचपन से उन चीजों से परिचित होते हैं ना उनका संरक्षण कर लेते हैं। जैसे कि एक कुम्हार का बच्चा है, अगर उसे हम पूछेंगे मिट्टी के बारे में, ढेले के बारे में, तो वो बता देगा, क्योंकि वो बचपन से वही काम माता पिता के साथ करता आ रहा है, देखता आ रहा है। तो इस तरह बच्चों को उन चीजों के बारे में पूछे जिनसे वो परिचित हो, तो उन वस्तुओं का ना उन्हें अनुभव हो, तो वे संरक्षण कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण योग्यता है बच्चों की। नेक्स्ट है नवजात की योग्यताएं बतानी है हमें। नवजात मतलब जो बच्चा होता है ना जन्म से लेके 1 माह तक का शिशु होता है, उसे नवजात कहते हैं। नवजात के अंदर अनेक ऐसे लगता है कि छोटा बच्चा होता है, उसमें क्या विशेषता है, उसे ना तो बोलना आता है, ना चलना, ना दौड़ना, ना खेलना, है ना, ये सब कुछ नहीं कर सकता बच्चा, तो उसमें क्या विशेषता होती है। लेकिन क्या है, जो बच्चा होता है ना उसमें भी बहुत सारी विशेषताएं होती है जो वो जन्म के साथ लेके पैदा होता है। नवजात शिशु अनेक सुविकसित संवेदात्मक और क्रियात्मक योग्यताओं के साथ जन्म लेता है। अब ये विशेषताएं क्या क्या है, पहली क्रियात्मक योग्यता यानी कि कुछ करने की योग्यता। शिशु को जैसे हम पेट के बल लिटा दे तो बच्चे ना अपना सिर उठा लेते हैं, सीधे लेटते हुए हाथ पैर भी ला लेते हैं। कभी कभी बच्चे घटनाएं प्रेरण के उत्तर में शारीरिक गतिविधि करते हैं जो कि अनैच्छिक होते हैं, यानी कि बच्चे ना करना नहीं चाहते लेकिन वो झटके से हो जाती हैं। जैसे कि हम बच्चे के चेहरे पे जैसे गाल पे एक तरफ से सहलाएंगे तो उनका सिर ना झटके से उसी साइड मुड़ जाता है जब वो गुदगुदी होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तुरंत उसी टाइम बच्चा देखो दूध पीने योग्य हो जाता है, बच्चे आंखें झपकाता है, अचानक गर्म चीज उससे टच हो जाए तो हाथ उसका पीछे हट जाता है। ये सारी की सारी क्रियात्मक योग्यताएं हैं जो बच्चे में जन्म से विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट है संवेदी योग्यताएं। संवेदी योग्यता मतलब संवेदना से जो परिपूर्ण योग्यताएं होती हैं। संवेदी योग्यताओं का मतलब है आंख कान व अन्य ज्ञानेंद्रियों का सही से कार्य करना। ये प्रमुख संवेदी योग्यताएं निम्नलिखित है जो शिशुओं में पाई जाती है। दृष्टि संवेदना यानी कि जो बच्चा होता है वो जन्म लेते ही इसमें बच्चों में ना विद्यमान होती हैं, क्योंकि जैसे छोटा सा बच्चा होता है 1-2 दिन का, तो हम देखते हैं कि बच्चे को जो अगर हम अंधकार में लेके जाएंगे तो बच्चे की आंखें नॉर्मल रहती हैं, है ना, जो नॉर्मल रोशनी रहेगी तो बच्चे को अच्छा लगता है। अंधकार में थोड़ा शिशु डरने लग जाता है, और बिल्कुल ज्यादा तेज जैसे धूप में लेके जाते तो बच्चे की आंखें नहीं खोलता है, बच्चा उसकी आंखें बंद रहती है। तो इससे पता चलता है कि जो बच्चे की जो दृष्टि होती है ना उसमें बच्चे में संवेदना है, यानी कि वो बच्चे के अंदर ये विशेषता है नवजात में। नेक्स्ट है श्रवण संवेदना यानी कि सुनने की संवेदना। जन्म से के समय शिशु में श्रवण संवेदना का स्पष्ट परिणाम नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि 7 से 8 दिन के बाद शिशु ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने लगते हैं। नेक्स्ट है स्वाद संवेदना। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु स्वाद के प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। जैसे मीठे अगर बच्चे के मुंह में शहद डालेंगे तो चूसने लग जाता है, नमक डालेंगे तो बाहर उड़ेल देता है ना, कड़वी चीज पे बच्चा रोने चिल्लाने लग सकता है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे ना स्वाद के प्रति सचेत होता है। घ्राण संवेदना, इस बारे में सब में ना एक राय नहीं है, सभी जो वैज्ञानिक है उनमें, परंतु नवजात शिशु गंध के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, यह धीरे धीरे विकसित होती है, क्योंकि जन्म के टाइम बच्चों में विकसित नहीं होती, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब ये विकसित होती है। नेक्स्ट है स्पर्श संवेदना। यह शिशु में जन्म से विद्यमान रहती है। जब शिशु को गर्म पानी में जैसे हम नहलाते हैं तो बच्चा गुनगुने पानी में ना, जब बच्चा मजे से नहा रहा होता है आराम से आंखें बंद कर लेता है, बच्चे को वही ठंडे पानी में नहलाएंगे बच्चा सिसकी मार मार के रोने लग जाता है। तो ये संवेदना हो गई बच्चे में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवजात शिशु में भी अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।